Hello guys, welcome back to this session of metal casting. And my dear, today we are going to discuss the properties of the molding sand. पिछली क्लास में हमने molding sand के बारे में जाना था. ये पैटर्न का बैक पार्ट बनाती है. और माय डियर जो molding sand होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो मैंने परमिएबिलिटी लिखी है. परमिएबिलिटी की अगर हम बात करें, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पैटर्न के ऊपर फेसिंग सैंड, पैटर्न हटने के बाद माउल्ड वॉश, ये सारे मटेरियल जो हम लगाते हैं, जब मोल्टन मेटल आता है तो मोल्टन मेटल की हीट को एब्जॉर्ब करके ये सब वेपोरेट कर जाते हैं. एंड मानिए जब ये सब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस गैस को अगर कैविटी से बाहर नहीं निकाला गया तो माय डियर ये कुछ कास्टिंग में डिफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं, जैसे बबल्स वगैरह, पोरोसिटी, ब्लो होल. तो ये सारी चीजें कास्टिंग में आ सकती हैं अगर इन गैसेस को तुरंत बाहर नहीं निकाला गया. तो माय डियर इन गैसेस के बाहर निकलने के लिए हमारा जो पूरा सैंड का माउल्ड है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो पोर्स है, उसी को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं. मतलब परमिएबिलिटी इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ दैट माउल्ड टू जस्ट जो गैसेस बनी है उस गैसेस को बाहर फेंकने की जो एबिलिटी है उसी को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं. मतलब परमिएबिलिटी इज जस्ट एन एबिलिटी कि जो बनी हुई गैसेस है उनको जल्दी से जल्दी वो उस माउल्ड से बाहर निकाल ले. और वो निकलने के लिए माय डियर हम ऑब्वियसली जो हम बात करें परमिएबिलिटी की, वो देखा गया है कि जो परमिएबिलिटी है वो वाटर कंटेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन है. एंड माय डियर दिस परमिएबिलिटी इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ वाटर कंटेंट. तो देखा गया बेसिकली कि वाटर कंटेंट के हिसाब से परमिएबिलिटी कैसे चेंज होती है. तो माय डियर जब देखा गया तो कुछ इस तरीके का करवाया परमिएबिलिटी और वाटर कंटेंट के बीच में परसेंटेज वाटर कंटेंट. आपको पता है कि जो वाटर कंटेंट है, जैसे हमने ग्रीन सैंड माउंट पढ़ा था उसमें 6 to 8% होता है. तो माय डियर ऐसा देखा गया कि 8% वाटर कंटेंट के ऊपर जो परमिएबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. अगर आप 8% से कम वाटर कंटेंट रखोगे तो भी परमिएबिलिटी कम होगी, 8% से ज्यादा रखोगे तो भी परमिएबिलिटी कम होगी. तो दोनों ही केस में माय डियर परमिएबिलिटी जो है वो कम होती है. 8% के लिए माय डियर जो परमिएबिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, वो मैक्सिमम होती है. अब माय डियर जब ये पाया गया तो ऑब्वियसली बात है हम इसी रेंज में परमिएबिलिटी ऑब्वियसली चाहेंगे तो इसी रेंज में हम वाटर कंटेंट का परसेंटेज रखेंगे. क्योंकि परमिएबिलिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो जो गैसेस बनी है वो एंट्रैप कर जाएंगी कैविटी के अंदर ही. और अगर वो एंट्रैप कर गई, अगर वो रह गई कैविटी के अंदर तो माय डियर बहुत दिक्कत हो सकती है. पोरोसिटी और ब्लो होल जैसे बहुत सारे कास्टिंग डिफेक्ट्स आ सकते हैं जिनको हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं. तो हम नहीं चाहते कि वैसा कुछ हो. तो इसलिए माय डियर परमिएबिलिटी एक बहुत एक्सीलेंट, बहुत रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है. और 6 to 8% वाटर कंटेंट में 8% में हाईएस्ट मिलती है, इसलिए 6 to 8% वाटर कंटेंट रखा जाता है. अब माय डियर जब इसके पीछे का रीजन देखा गया कि बेसिकली ऐसा है क्यों, तो आपको याद होगा हमने एक तो सैंड, सिलिका सैंड तो थी ही जो मेजर कंटेंट थी, उसके बाद क्ले था और क्ले के बाद वाटर और एडिटिव्स थे. सो माय डियर ये चार चीजें हमने ग्रीन सैंड माउल्ड में जैसे देखा था. तो आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे क्ले जो है, क्ले बॉन्डिंग एजेंट का काम करती है, मैंने उस समय में बताया था. तो देखा क्या जाता है जब वाटर कंटेंट 8% से कम होता है तो उस समय पर ये जो क्ले है, क्ले एक्टिवेट नहीं हो पाती. तो क्ले एक्टिवेट नहीं हो पाती तो होता ही है, जैसे ये मेरे पास एक सैंड पार्टिकल है, दूसरा सैंड पार्टिकल है, तीसरा सैंड पार्टिकल, चौथा सैंड पार्टिकल, तो इनके बीच के जो वॉइड है वो क्ले से कंप्लीटली फिल कर जाते हैं. दे गेट कंप्लीटली फिल्ड बाय क्ले और क्ले एक्टिवेट हो नहीं पाती. अब ये क्ले इन सारे वॉइड्स को भर देती है जिसके कारण परमिएबिलिटी कम होती है. एट माय डियर एट परफेक्टली 8% ऑफ वाटर कंटेंट होता ये है कि क्ले एक्टिवेट हो जाती है. और क्ले जब एक्टिवेट होती है तो क्ले के पार्टिकल्स के चारों तरफ वाटर की लेयर बन जाती है. अब होगा ये कि अब अगर क्ले पार्टिकल सैंड्स के बीच में जाएंगे भी तो वो जो वाटर की जो लेयर है, जैसे हीट आएगी मोल्टन मेटल के कारण ये इवेपोरेट कर जाएगी और वहां पर कुछ होल्स या पोर्स या जगह बन जाएगी गैसेस के बाहर निकलने के लिए. एंड माय डियर फिर अगर हम 8% से ज्यादा रख लेते हैं वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि जो सैंड पार्टिकल्स के बीच का गैप है वो वाटर ही पूरा फिल कर देता है. ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि क्यों 8% पर परमिएबिलिटी एक्सीलेंट पाई जाती है. तो माय डियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. एंड यस, हमें चाहिए कि परमिएबिलिटी अच्छी आए. और परमिएबिलिटी के लिए अगर हम बात करें, परमिएबिलिटी को बताने के लिए एक मैथमेटिकल नंबर भी डिफाइन किया गया है जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी नंबर. एंड माय डियर दिस permeability number is given as VH by delta P A TF. So my dear ये जो है बेसिकली परमिएबिलिटी नंबर डिफाइन किया गया है. अभी VH डेल्टा P A TF क्या है इसको हम देखेंगे. और ये
कैसे आता है वो भी हम देखेंगे। इसके लिए एक बेसिकली परमिएबिलिटी टेस्ट होता है माय डियर। तो दिस इज अ परमिएबिलिटी टेस्ट। सो परमिएबिलिटी टेस्ट में होता ये है कि एक सिलिंड्रिकल शेप का हम स्पेसिमेन लेते हैं, और ये जो सिलिंड्रिकल शेप का एक माउल्ड होता है सैंड का, और ये उसी सैंड का माउल्ड होगा जिस सैंड से माउल्ड बना के आप मेटल कास्टिंग करने वाले हैं। तो इस तरीके का एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन हम बना लेते हैं। एंड माय डियर, इस सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन का कुछ डायमीटर होता है और कुछ होता है ऑब्वियसली हाइट, और जनरली हाइट और डायमीटर सेम लेते हैं। और स्टैंडर्ड जो इसके लिए डिफाइंड है उसमें जो अगर हम बात करें तो जो एरिया होता है π/4d², और इसी तरीके से जब आप हाइट की बात कर रहे हो तो एरिया इज बेसिकली 20.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एज पर, अगर हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज जैसे आप जानते हो, जैसे थ्योरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हमने देखा था कि टेंशन टेस्ट में अगर हम ASTM को फॉलो करते हैं तो आधा इंच का डायमीटर 2 इंच की लेंथ होनी चाहिए। तो माय डियर दैट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आप स्टैंडर्ड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो की बात करो, अदरवाइज जनरल टर्म्स में बात करनी है तो आप ये समझो ये एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है जिसका डायमीटर D है, हाइट h है। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जाएगा π/4d²। एंड माय डियर, अब यहां से क्या करते हैं, ये जो ये दो एंड्स हैं, इन दो एंड्स पे एक प्रेशर डिफरेंस करते हैं अप्लाई, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के बिना हम, ऑब्वियस बात है, प्रेशर डिफरेंस के बिना हम कैसे फ्लो देखेंगे। तो एक प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। दिस इज डेल्टा P, दिस इज बेसिकली द प्रेशर डिफरेंस। एंड ये जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P को बोल रहे हैं, ये जो A है दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस स्पेसिमेन। एंड माय डियर, जो V है ये है वॉल्यूम ऑफ एयर। ये वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने यहां से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी एयर को पास कराया यहां से लेकर यहां तक इस प्रेशर डिफरेंस में। तो ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, h इज द हाइट ऑफ दिस माउल्ड। तो माय डियर, होता ये है कि हम कुछ अमाउंट ऑफ एयर को इस स्पेसिमेन से पास कराते हैं किसी एक प्रेशर डिफरेंस पे, किसी एक हाइट पे, और इसका यहां से लेकर यहां से पास होने तक का टाइम नोट कर लेते हैं। दैट टाइम इज बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड for air to pass the mould. So my dear, this is basically TF. TF is the time required. अब my dear, वॉल्यूम, हाइट, डेल्टा P, A और TF, ये सारी चीजें जब हमें पता लग जाती है तो हम यहाँ से परमिएबिलिटी नंबर बता पाते हैं। परमिएबिलिटी नंबर बेसिकली परमिएबिलिटी का एक इंडिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। और आप जानते हैं कि अगर एयर यहाँ से लेकर यहाँ तक पास करने में ज्यादा समय लेगी तो इसका मतलब इस सैंड माउल्ड का, इस स्पेसिमेन का परमिएबिलिटी कम है, और अगर ये कम समय लेगी तो माय डियर इसका परमिएबिलिटी ज्यादा है। परमिएबिलिटी नंबर रिप्रेजेंट परमिएबिलिटी नंबर जो है वो परमिएबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, जो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ एयर, ये जनरली सेंटीमीटर क्यूब में होती है। टाइम रिक्वायर्ड जो है वो मिनट्स के अंदर डिफाइंड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर डिफरेंस इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड माय डियर एट द सेम टाइम एरिया इज आल्सो इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट्स में हम काम करते हैं। और परमिएबिलिटी नंबर माय डियर जितना ज्यादा होगा उतनी ही परमिएबिलिटी ज्यादा होगी। और रिलेशन से आप देख सकते हो कि एयर को नीचे से लेकर ऊपर तक क्रॉस करने में जितना कम समय लगेगा, मतलब ये उतना ज्यादा परमिएबल है। और हम यही तो चाहते हैं कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकले। एंड माय डियर, वहां पर भी मोल्टन मेटल के ऊपर से आ रही होती तो एक प्रेशर डिफरेंस हमेशा रहता है, इसलिए हमने डेल्टा P लिया। और आपने देखा होगा कॉलेज में प्रॉपर परमिएबिलिटी के लिए वो लोग एक वेंट होल्स करते थे, एक सुई सी होती थी, पिन सी होती थी उनके पास, जिससे वो मोल्ड के तरह से बार बार 3 4 5 6 7 बार मारते थे, जिससे उसके अंदर कुछ पोरोसिटी या परमिएबिलिटी, मतलब इसके अंदर कुछ होल्स हो जाए जिससे कि परमिएबिलिटी ऑफ माउल्ड बढ़ाई जा सके। तो माय डियर, ये सारी चीजें परमिएबिलिटी के अंदर ही आती हैं। और अगर परमिएबिलिटी की बात करें तो परमिएबिलिटी नंबर इंडिकेशन है परमिएबिलिटी का। तो स्टैंडर्डली अगर हम बात करें तो एरिया इज 20.28 सेंटीमीटर स्क्वायर और डायमीटर इज 5.05 सेंटीमीटर्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमिएबिलिटी नंबर के लिए आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है और आपको डायमीटर, हाइट, एरिया नहीं बताया जाता, आपको सिर्फ इतना कहा जाता है कि 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ एयर is passed through a pressure difference
of let us say 10 gram per centimeter square. The time required to pass this is 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes. What is the permeability number? तो आप सोचोगे कि सर एरिया तो दिया ही नहीं, हाइट तो दी ही नहीं, तो भाई ऐसे केस में आप ये मानकर चलेंगे कि एरिया और हाइट आपको वही लेनी है जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दी हुई है इस टेस्ट के लिए, एंड दोस गाइडलाइंस सेज दैट एरिया इज 20.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर इज 5.05 सेंटीमीटर्स, एंड वाई डायमीटर इज इक्वल्स टू हाइट फॉर दिस। तो भाई फिर आप स्टैंडर्ड को लेकर के चलोगे, बट हाँ अगर एग्जामिनर ये सारी चीजें आपको दे रहा है तो जो एग्जामिनर दे दे भाई फिर वही पुट करना, फिर इसमें कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। एंड माय डियर दिस इज परमेबिलिटी नंबर, एंड परमेबिलिटी नंबर रिप्रेजेंट्स द परमेबिलिटी। तो अगर परमेबिलिटी नंबर पहले सुने टाइम रिक्वायर्ड टू पास थ्रू कम है तो परमेबिलिटी नंबर ज्यादा है और परमेबिलिटी भी ज्यादा है। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो कास्टिंग डिफेक्ट्स आने के बहुत सारे चांस रहेंगे। एंड वाइडिन सारी प्रॉपर्टीज में सबसे मेजर, सबसे काम की और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और जिससे न्यूमेरिकल भी आते हैं यही प्रॉपर्टी है। बाकी सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, बट पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी नंबर जो है इसमें तो न्यूमेरिकल 2 से 3 बार मैकेनिकल में और 2 से 3 बार प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आ चुका है, एक न्यूमेरिकल इस पे हम करेंगे भी। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ 8% पर जब वाटर कंटेंट होता है तो हमें मिलती है बेस्ट परमेबिलिटी, और 8 से कम रखोगे तो भी परमेबिलिटी कम होगी, 8 से ज्यादा रखोगे तो भी परमेबिलिटी कम होगी। जब कम होता है तो क्ले एक्टिवेट नहीं हो पाती है, क्ले ही सारे स्पेस को भर देती है। ये एक्सप्लेनेशन दी गई कि क्यों 8% से कम पे परमेबिलिटी कम है। 8% से ज्यादा के लिए बोला गया कि वाटर इतना हो गया कि एक जगह पे वाटर इतना जमा हो जाएगा कि वाटर ही नहीं इवेपोरेट कर पाएगा। तीसरी बात बोली कि 8% में मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि क्ले एक्टिवेट हो जाती है, क्ले के चारों तरफ वाटर की लेयर बन जाती है, जिसके कारण वो छोटी छोटी लेयर्स बहुत इजीली इवेपोरेट होकर के पूरे माउल्डिंग सैंड के अंदर पोर्स बना देती है वाटर के गैस बनते ही। ये सारी एक्सप्लेनेशंस माय डियर दी गई, और परमेबिलिटी पर फिर बोल रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ माउल्डिंग सैंड। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ। सो गाइस अब कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जो सेकंड प्रॉपर्टी है माय डियर, उसके लिए मैं बोलूंगा फ्लोएबिलिटी। इट इज फ्लोएबिलिटी। एंड माय डियर जब मैं फ्लोएबिलिटी की बात कर रहा हूं तो ना कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके साथ ही एक और प्रॉपर्टी का जिक्र होता है कभी कभी, जिसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो माय डियर फ्लोएबिलिटी और फ्लूइडिटी की अगर हम बात करें तो फ्लोएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माउल्डिंग सैंड, it is a property of molding sand, whereas fluidity is a property of molten metal. दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है कि जो फ्लूइडिटी है वो मोल्टन मेटल की प्रॉपर्टी है और फ्लोएबिलिटी माउल्डिंग सैंड की। आपको पता है पैटर्न को रखने के बाद माउल्डिंग सैंड को आप लकड़ी के हैमर से हैमरिंग करते थे, जिससे कि जो सैंड है वो पैटर्न के चारों तरफ फैल जाए, मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो अपनी शेप ले ले, और माय डियर इसके साथ ही वो पूरी कैविटी, पूरा जो बॉन्डिंग फ्लास्क है उसको भर दे, और उनकी बहुत डेंस हो वो, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग होनी जरूरी है सैंड पार्टिकल्स के बीच में, ताकि उसके अंदर किसी भी तरह का पेनिट्रेशन ना हो पाए। वो सारी चीजें ऑब्वियसली होती है। सो माय डियर अब वो कब हो पाएगा, जब जो आपकी सैंड है वो पैटर्न के ऊपर हैमरिंग करने पर, जब आप हैमरिंग सैंड पे कर रहे हो तो पैटर्न के ऊपर फ्लो कर पाएगी। अगर सैंड फ्लो ही नहीं कर रही है तो आप उसको मनचाही शेप और साइज नहीं दे सकते। तो मनचाहा शेप और साइज और कैविटी बनाने के लिए माउल्डिंग सैंड में फ्लोएबिलिटी का होना जरूरी है। अब माय डियर मोल्टन मेटल की प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी, मतलब टू रिमेन फ्लूइड और टू बिहेव लाइक अ फ्लूइड। अब जैसे मोल्टन मेटल अगर मान लो सॉलिडिफाई होने लग गई और उस समय आप पोर कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग सम कास्टिंग डिफेक्ट्स। वो नहीं हो, इसलिए हम क्या करते थे कि जब हम पोरिंग टेम्परेचर रखते थे तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से 150 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रखते थे, जिसको हम डिग्री ऑफ सुपरहीट का नाम देते थे। तो माय डियर वो 150 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर हमने दिया था डिग्री ऑफ सुपरहीट, सो दैट पोरिंग टेम्परेचर जो है वो मोल्टन मेटल को मोल्टन रखने में हेल्प करे और एक अच्छी फ्लूइडिटी हमें मिले। सो माय डियर फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टन मेटल, whereas fluidity is the property of molding sand. Now my dear third property when we are talking about is collapsibility, और इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। हम एक बार जानते हैं कि हमने फेसिंग सैंड और माउल्ड वॉश जब लगाया था तो उसको लगाने का पर्पस क्या था। मैंने आपको बताया था कि अगर ये सब हम नहीं लगाते
तो मोल्टन मेटल सीधा कांटेक्ट में आता माउल्ड वॉल्स के, और मोल्टन मेटल जैसे ही सॉलिडिफिकेशन और तीनों स्टेजेस से जाता है तो वो श्रिंक करने की कोशिश करता है एज पर द नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे वो ऐसे श्रिंक करता, माउल्डिंग सैंड एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आता, और वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अगर आपका मोल्टन मेटल सॉलिडिफिकेशन के दौरान नहीं झेल पाता तो देयर आर चांसेस कि मोल्टन मेटल जब सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसके सरफेस के ऊपर आपको कुछ क्रैक्स मिल जाए और आपकी कास्टिंग पूरी तरीके से खराब हो जाए। तो माय डियर ऐसा नहीं हो, उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो, कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं हो, कोई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं आए, इसके लिए हम फेसिंग सैंड और इसके साथ ही हम जो लगाते थे माउल्ड वॉश, तो मैंने क्या बताया कि जैसे मोल्टन मेटल डालते हैं, माउल्ड वॉश, फेसिंग सैंड, ये सब बर्न होकर के गैस बन जाते हैं जो कि एक स्पेस क्रिएट करते हैं मोल्टन मेटल जो आई है और जो माउल्डिंग वॉल है उसके बीच में, और जिसके कारण जब आपकी मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होती है तो अब इस सॉलिडिफिकेशन और श्रिंकेज के दौरान किसी तरह का कोई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण बहुत अच्छी कास्टिंग आपको मिलती है, साउंड कास्टिंग, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कोलैप्सिबिलिटी। वुडन फ्लोर हम प्रेफर करते थे इस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए, वुडन फ्लोर को हम डाला करते थे, ठीक है, ये आपको याद होगा, आपको मैंने बताया भी था। और इसके बाद हमने और भी देखा था कोल पाउडर को भी डाल सकते हैं, ये कार्बोनेशियस मटेरियल होते हैं जिनसे हम काम करते हैं। माय डियर, फोर्थ प्रॉपर्टी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिफ्रैक्टिवनेस। अब आपको पता है कि मोल्टन मेटल जो आने वाली है बहुत हाई टेम्परेचर पे, अगर स्टील की कास्टिंग हो रही है 1700-1800 डिग्री सेल्सियस पे आएगा डिग्री ऑफ सुपर हीट को मिला के, मतलब 1535 इज द 1535 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो 150-200 डिग्री ऐड कर दोगे 1700-1800 तक आएगा मामला। और इस डिग्री सेल्सियस में जब मोल्टन मेटल आ रही है तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सैंड है वो अपनी हार्डनेस और स्ट्रेंथ जैसी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखे हाईयर टेम्परेचर पर भी। नहीं तो अगर सोचो उस मोल्टन मेटल की हीट से उसने अपनी प्रॉपर्टी ही खो दी तो माय डियर हम उस माउल्ड का कर क्या पाएंगे, कैविटी रह नहीं पाएगी। तो माय डियर अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखना हाईयर टेम्परेचर पर, इसको रिफ्रैक्टिवनेस बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आपकी माउल्डिंग सैंड के अंदर होनी चाहिए। नाउ माय डियर, फिफ्थ वन इज स्ट्रेंथ। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पे आ गया है, स्ट्रेंथ, और सिक्स्थ वन इज हार्डनेस। एंड माय डियर, जब मैं स्ट्रेंथ और हार्डनेस की बात कर रहा हूं तो हार्डनेस की जब हम बात करते हैं तो मतलब ये है कि किसी तरह का स्क्रैच नहीं आ पाए, मतलब इरोजन नहीं हो पाए सैंड का, किसी तरह का सैंड इरोजन नहीं हो पाना वो तभी पॉसिबल है अगर सैंड एक हार्डनेस को मेंटेन रखती है। एंड माय डियर, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस मोल्टन मेटल लगाए तो ऐसे में कैविटी का साइज और शेप चेंज नहीं हो, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। इसके अलावा माय डियर आप बोल सकते हो कोहेसिवनेस एंड एडहेसिवनेस। तो माय डियर ये प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, क्योंकि कोहेसिवनेस एडहेसिवनेस की बात जब मैं कर रहा हूँ तो सैंड पार्टिकल्स के आपस में बॉन्डिंग इस कोहेसिवनेस सेम के साथ एडहेसिव, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ जो एडिटिव्स हम डालते हैं उसके साथ कैसी बॉन्डिंग है वो मैटर कर जाएगी। तो इस तरीके से हम सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। एंड माय डियर, इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज और उसके ग्राफ्स हैं जो हम चैप्टर के एंड में करेंगे। मैंने कहा ना अभी हम पहले 10 स्टेप प्रोसीजर को पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है अगर आपने कोई चीज देखी हो तो किसी चीज में आपको लगे कि ये चीज अभी मिसिंग है। सो माय डियर, दैट थिंग वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस ड्यूरिंग द मिसलेनियस पार्ट। इस तरह की चीजें अभी हम 10 स्टेप का प्रोसीजर पूरा कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग्स की तरफ। सो फ्लोएबिलिटी और फ्लूइडिटी में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फ्लोएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ माउल्डिंग सैंड, फ्लोएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टन मेटल, सॉरी फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टन मेटल, फ्लोएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ माउल्डिंग सैंड टू फ्लो ओवर द पैटर्न टू गेट अ डिजायर्ड शेप एंड साइज। कोलैप्सिबिलिटी अभी आपको बताया, और उसके बाद फिर मैंने कहा रिफ्रैक्टिवनेस, हाई टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी मेंटेन करना, स्ट्रेंथ की हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में शेप साइज चेंज नहीं होना, हार्डनेस इरोजन नहीं होने देना, and my dear cohesiveness, adhesiveness, these are the desirable properties for molding sand. and my dear, अब इसके बाद जैसे मैंने आपसे बोला कुछ टॉपिक से जो बाद में देखेंगे, जैसे पैटर्न्स की टाइप 15 से 16 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, तो ये मिसलेनियस में देखने वाले हैं। तो जो चीजें पहले हम एज पर सिलेबस चीजें पढ़ेंगे, फिर मिसलेनियस में भी कुछ चीजें जैसे वेल्डिंग में देखी वैसे देखेंगे, तो उतना ही डेप्थ में पढ़ेंगे माय डियर हर एक चीज को। और कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं परमिएबिलिटी नंबर के ऊपर, और माय डियर फिर हम स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे जो कि गेटिंग सिस्टम डिजाइन। लेट अस सी फर्दर। सो गाइस, जैसा मैंने अभी आपसे कहा परमिएबिलिटी नंबर पे क्वेश्चन हम देख रहे हैं। द परमिएबिलिटी ऑफ अ माउल्डिंग सैंड वाज डिटरमिन्ड यूजिंग अ स्टैंडर्ड एएफएस सैंपल। जहां उन्होंने बोला स्टैंडर्ड एएफएस सैंपल, अब हो सकता है कि उन्होंने डायमीटर नहीं दिया हो, और आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में डायमीटर और हाइट मेंशन नहीं है। तो आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड के अंदर डायमीटर और हाइट दोनों बराबर होते हैं।
5.08 centimeters के। And my dear, at the same time they are saying by passing 2000 cc of air, मतलब वॉल्यूम आपको दे दी गई है 2000 cc, और इसके बाद बोल रहे हैं at a gauge pressure that is delta P, it is 10 gram per centimeter square. If the time taken is 1 minute, find out permeability number. So my dear, इसके अंदर जो permeability number होता है अभी हमने देखा था, formula was VH by delta P ATF. वॉल्यूम 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर में होती थी, हाइट सेंटीमीटर 5.08 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी वाज 10 पाई बाय 4 5.08 का होल स्क्वायर इनटू 1, यू विल बी हैविंग 50.1 is going to be the answer. This is how you can find out the permeability number, and such kind of questions come in at GATE examination. जैसा मैंने बोला 2 बार मैकेनिकल 2 बार P&I में ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब सारे तो आप ही करेंगे क्योंकि मैं शेयर करूंगा आपसे शीट, हर टाइप में कवर कर रहा हूँ क्लास में, जो मैंने कवर कर दिया। सो माय डियर, अब हम स्टेप 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3, दैट इज द गेटिंग सिस्टम डिजाइन। एंड माय डियर, माइंड इट, गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर 3 नंबर की कास्टिंग में बोल रहा हूँ तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल स्टेप नंबर 3 और 4 से आना है। स्टेप नंबर 3 इज गेटिंग सिस्टम डिजाइन, स्टेप नंबर 4 इज राइजर डिजाइन। तो माय डियर, अगले 2 स्टेप जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 2 नंबर आपको देंगे। 1 नंबर की थ्योरी, पहले 2 स्टेप, 4 स्टेप के बाद प्लस नॉन कन्वेंशनल सब मिला के। सो माय डियर, 3 मार्क्स का वेटेज इस टॉपिक का लगभग इन जनरल, और न्यूमेरिकल पार्ट अब शुरू होगा गेटिंग सिस्टम डिजाइन से। सो लेट अस हैव द हेडिंग द गेटिंग सिस्टम। सो गाइस, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेस का स्टेप नंबर 3, जो कि है गेटिंग सिस्टम। अब माय डियर, अगर हम गेटिंग सिस्टम की बात करें, सबसे पहले जान लें गेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है, फिर गेटिंग सिस्टम के सारे एलिमेंट्स की तरफ आऊंगा मैं, और एक एक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, क्या उसका फंक्शन है, वो सब देखेंगे। माय डियर, गेटिंग सिस्टम जो है ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो कि जुड़े होते हैं मोल्टन मेटल के फ्लो से लेके, और ये लेडल से लेके कैविटी तक मोल्टन मेटल को पहुंचाने का काम करते हैं। तो लेडल से लेके कैविटी तक जो भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। सो माय डियर, गेटिंग सिस्टम की जो डिजायर्ड, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हम क्या चाहते हैं गेटिंग सिस्टम क्या करे। गेटिंग सिस्टम मोल्टन मेटल को सप्लाई करता है और लेडल से लेकर के कैविटी तक हम चाहते हैं काम वो कम से कम समय में करे, क्योंकि हमने डिग्री ऑफ सुपर हीट इसलिए दी थी ताकि मोल्टन मेटल की फ्लूइडिटी बरकरार रहे। बट माय डियर, हम चाहते हैं कम से कम समय पहुंचे, कहीं ऐसा नहीं हो कि रास्ते में वो मोल्टन मेटल और सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो जाए। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी वांट दैट इट शुड बी कंप्लीटेड, मतलब पूरा फिल हो जाना चाहिए कम से कम समय में। पहली रिक्वायरमेंट गेटिंग सिस्टम की। दूसरी रिक्वायरमेंट माय डियर ये गेटिंग सिस्टम की कि हम ये नहीं चाहते कोई भी फॉरेन एलिमेंट अंदर जाए, मतलब जिस मटेरियल को हम चाह रहे हैं, जिसकी हम कास्टिंग कर रहे हैं वही जाए, उसके अलावा कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं जाना चाहिए, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरा, ड्रोस फॉर्मेशन, झाग का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रोस या झाग बनती है तो माय डियर वो आगे जाके किसी ना किसी कास्टिंग डिफेक्ट में तब्दील हो सकती है, वो बबल के रूप में रह सकती है, तो हम नहीं चाहते ऐसा भी माय डियर कुछ हो। तो कोई भी ड्रोस फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज माय डियर, हम एयर एस्पिरेशन इफेक्ट नहीं चाहते, हम नहीं चाहते एयर किसी भी तरीके से एंट्री कर जाए मोल्टन मेटल के साथ, तो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट्स को भी हम नहीं चाहते। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो हम चाहते हैं गेटिंग सिस्टम परफॉर्म करे। पहला, जैसे मैंने बोला, कम से कम समय मोल्टन मेटल को भरना। दूसरा, मैंने आपसे कहा कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं हो। तीसरा, मैंने आपसे कहा कोई ड्रोस फॉर्मेशन नहीं हो। ड्रोस फॉर्मेशन नहीं हो मतलब वोर्टेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ड्रोस फॉर्मेशन नहीं होगी। फिर मैंने आपसे कहा कि एट द सेम टाइम एयर एस्पिरेशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम गेटिंग सिस्टम से एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके लिए गेटिंग सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट लगाते हैं वो भी देखते हैं। तो माय डियर, सबसे पहले जो ये वाला एलिमेंट है इसको पोरिंग बेसिन बोलते हैं, दिस इज नोन एज पोरिंग बेसिन। एंड माय डियर, पोरिंग बेसिन का एक दूसरा नाम है, इट इज द रिजर्वोयर ऑफ मोल्टन मेटल। इट इज द रिजर्वोयर ऑफ मोल्टन मेटल। ये मोल्टन मेटल का रिजर्वोयर है एट द टॉप, टॉप के ऊपर रिजर्वोयर है। रिजर्वोयर क्यों बोला माय डियर, अगर हम मोल्टन मेटल को सीधा ऊपर से नीचे ऐसे फेंकते, सीधा ऊपर से नीचे अगर फेंकते, तो देयर आर चांसेस कि ऊपर से नीचे आता तो वोर्टेक्स फॉर्मेशन के कारण चांसेस थे कि ड्रोस का फॉर्मेशन हो जाता, जिसको अवॉइड करने के लिए हम एकदम से ऊपर से मोल्टन मेटल को ना फेंकते हुए हम पोरिंग बेसिन में डालते हैं। पोरिंग बेसिन जब फुल होता है तो यहाँ से मोल्टन मेटल धीरे 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 जाता है, जिससे कि हम पोरिंग मोमेंटम को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। पोरिंग बेसिन को अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है।
तो पहले पोरिंग बेसिन पूरा भरेगा और पूरा भरने के बाद फिर मोल्टर मेटल यहाँ से जाना शुरू करेगा और धीरे धीरे करके जाएगा तो ड्रॉस फॉर्मेशन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। अब माय डियर इसके बाद जो ये दूसरा एलिमेंट लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर। दिस इज नोन एज स्ट्रेनर। स्ट्रेनर ये एक जाली होती है माय डियर, और जिस तरीके से जो जाली हम जनरली यूज करते हैं वैसी एक जाली है, मतलब एक होल सी इस तरीके से, और इसके अंदर कुछ होल्स होते हैं। एंड माय डियर इसका मेजर टास्क जो होता है वो ये होता है कि एक तो पोरिंग मोमेंटम को कम करना, कहीं ना कहीं ये मोल्टर मेटल को यहाँ रोक रहा है, तो मोल्टर मतलब यहाँ से नहीं शुरुआत करेगा नीचे जाने की, तो पोरिंग मोमेंटम कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरा माय डियर इस होल्स के बड़े साइज की अगर कोई इंप्योरिटी होगी तो वो यहीं पर रुक जाएगी। एंड माय डियर वन मोर थिंग इज कि ये अगर बीच में रास्ते में अड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर कभी जो पोरिंग बेसिन है वो फुल नहीं रहा तो एक समय मिलेगा पोरिंग बेसिन को फिल होने से, क्योंकि जब तक मोल्टर मेटल को स्ट्रेनर आगे जाने देगा। सो माय डियर ये 3 बेनिफिट होते हैं स्ट्रेनर के। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो माय डियर ये जो पूरा वर्टिकल चैनल जो है इसको हम स्प्रू बोलते हैं। हाँ, अब ये जो स्प्रू है ये बेसिकली ऐसे ही क्यों बनाया गया टेपर, ये सीधा क्यों नहीं बनाया गया सिलेंड्रिकल, ये हम डिजाइन में प्रूव करेंगे कि अगर हम सीधा बनाते तो एयर भी अंदर आ सकती थी। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए इसको ऐसे टेपर बनाया जाता है, इसको हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड माय डियर उसके बाद जो ये है इसको बोलते हैं स्प्रू बेस वेल। इट इज नोन एज स्प्रू बेस वेल। जैसे आपने देखा पोरिंग बेसिन एक रिजर्वोयर था, टॉप पे ये रिजर्वोयर होता है, दिस इज द रिजर्वोयर ऑफ मोल्टर मेटल एट बॉटम। एंड माय डियर यहां से भी हम ये नहीं चाहते थे मोल्टर मेटल सीधा कैविटी में एंट्री करे, हम चाहते हैं मोल्टर मेटल पहले यहां पर इकट्ठा हो, और जब ये इकट्ठा हो तो यहां से धीरे धीरे फिर रनर के अंदर जाए। मतलब यहां पर एक और पॉसिबिलिटी, एक और समय हमने दे दिया कि किसी भी तरीके से कोई ड्रॉस फॉर्मेशन अगर हो तो वो यहीं पे रुक जाए, वो नहीं जाए, और मोल्टर मेटल एकदम से आराम से जाए बिना किसी पोरिंग मोमेंटम के बहुत ज्यादा। तो ये सारे काम हम करते हैं इन जनरल, और इसलिए इसको रिजर्वोयर एट द बॉटम कहा जाता है। ओके, सो इट इज नोन एज रिजर्वोयर एट द बॉटम। स्ट्रेनर उन्हीं साइज की इंप्योरिटीज को रोक पाता है माय डियर जो कि उसके होल्स के साइज से बड़ा होता है। अब माय डियर इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये वाला जो एलिमेंट है ये एक सिरामिक का बना होता है, इसको स्प्लैश कोर बोलते हैं। एंड माय डियर स्प्लैश कोर का काम होता है, जैसे आप जान रहे हो मोल्टर मेटल ऊपर से आ रहा है तो मोल्टर मेटल जो है माउल्डिंग सैंड के अंदर जो है पेनिट्रेट ना कर जाए, उस पेनिट्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर स्प्लैश कोर लगाते हैं। सिरामिक की बनी होती है तो मोल्टर मेटल ऊपर से आएगा सिरामिक के ऊपर, तो वो जो हो सकता था कि पेनिट्रेट करता अपने मोमेंटम के कारण वो नहीं कर पाएगा। सो माय डियर इसके बाद फिर मोल्टर मेटल यहाँ रनर में एंट्री करता है, जिसे नोन एज रनर। रनर में हमने एक और चीज दी, इसको स्किन बॉब बोलते हैं। एंड माय डियर स्किन बॉब में हमने थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जो एक्स्ट्रा स्पेस दिया है इसका रीजन होता है कि अभी भी अगर मोल्टर मेटल जो है उसमें कोई इंप्योरिटी रह गई होगी तो हैवियर इंप्योरिटी नीचे और लाइटर ऊपर रह जाएंगे और मोल्टर मेटल यहाँ से एंट्री कर जाएगा। एंड माय डियर जब ये यहाँ से एंट्री करता है स्किन बॉक्स से होते हुए रनर के अंदर तो ये इनगेट होता है, ये एंट्री गेट टू द कैविटी होता है, इसको इनगेट बोलते हैं, दिस इज नोन एज इनगेट। एंड माय डियर यहाँ इनगेट से लेकर के कैविटी के अंदर मोल्टर मेटल की एंट्री हो जाती है। इसके आगे राइजर उसके बात नहीं कर रहे क्योंकि हम गेटिंग, हम जिस चीज को पढ़ रहे होंगे सिर्फ उसी की बात करेंगे। जब माउल्ट की बात कर रहा था तो गेटिंग सिस्टम और राइजर की बात नहीं कर रहा था, गेटिंग सिस्टम कर रहा तो कोई और बात नहीं होगी। सो माय डियर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मोल्टर मेटल के फ्लो से जुड़े होते हैं। मैंने आपको गेटिंग सिस्टम के सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया, गेटिंग सिस्टम के सारे एलिमेंट्स के काम के बारे में बताया, गेटिंग सिस्टम से हमारी एक्सपेक्टेशन बताई और कौन कौन से एलिमेंट क्या काम करते हैं वो बताया। एक बार फिर सुन ले, दिस इज द रिजर्वोयर एट टॉप, दिस इज टू अवॉइड द, एक तो पोरिंग मोमेंट को कम करने के लिए, दूसरा छोटी मोटी इंप्योरिटीज जो होंगी होल से बड़े साइज उसको रोकने के लिए, एंड माय डियर तीसरा पोरिंग बेसिन को फुल होने के लिए समय दे देता है। देन माय डियर इसके बाद ये स्प्रू है वर्टिकल चैनल एंड इट इज रिक्वायर्ड, और ये टेपर क्यों बनाया गया ताकि एयर अंदर नहीं आए। इस डिजाइन को हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने कहा ये जो स्प्रू बेस वाला है ये पोरिंग मोल्टर मेटल का रिजर्वोयर एट बॉटम है। स्प्लैश कोर इज टू अवॉइड द पेनिट्रेशन ऑफ मोल्टर मेटल इनटू द सैंड, एंड माय डियर दिस इज स्किन बॉब, स्किन बॉब इज टू स्टॉप द impurities heavier and lighter here. And my dear runner के बाद ingate, ingate is the entry gate to the cavity, this is cavity, and my dear this is how the gating system elements works. So I feel you are very clear about this my dear। अब हमें 4 तरह के गेटिंग सिस्टम पढ़ने हैं। पहला टॉप गेटिंग सिस्टम, दूसरा बॉटम गेटिंग सिस्टम, तीसरा स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम, चौथा पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम, और ये चारों गेटिंग सिस्टम में
जो टॉप, बॉटम और पार्टिंग लाइन है, इन तीनों से गेट में न्यूमेरिकल आ चुके हैं, इन तीनों से न्यूमेरिकल बनते हैं, बल्कि पार्टिंग लाइन से तो अभी रिसेंट में है, अदरवाइज टॉप और बॉटम से ही न्यूमेरिकल आते रहे हैं। तो हम एक एक करके इन चारों गेटिंग सिस्टम्स और इनके डिजाइन और इनके अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स और इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड माय डियर, विद दैट एक बहुत मेजर पार्ट कास्टिंग का कवर होगा। इसी तरीके से अगला पार्ट भी राइजर है, जो कि 2 से 3 लेक्चर चलेगा। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े टॉपिक्स है राइजर तक। इसके बाद के स्टेप्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी निकलेंगे। And after that, non-conventional casting will take some time. So hope you guys are getting this, whatever I have taught you about the gating system. And yes, we are going slowly, but my dear, जो भी हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। और यही आई फील टाइम के हिसाब से हमें करना भी चाहिए। साथ साथ पुराने तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, वेल्डिंग को रिवाइज करें और कास्टिंग का साथ साथ पढ़ते रहें। नोट्स माय डियर, आप अगर खुद से बनाना चाहते हो बना सकते हो। P&I के क्वेश्चंस भी मैं बहुत जल्दी शेयर कर रहा हूँ, वेल्डिंग के और कास्टिंग के भी। गेट के प्रीवियस ईयर्स, मैकेनिकल के पहले करूंगा, P&I के बाद में। So hope you guys are getting. In case of doubt, you can ask me anytime. I already told you. I have given the contact also. We have also already made a channel group also WhatsApp. तो आप कैसे भी किसी भी तरीके से डाउट्स ले सकते हैं। Hope you guys are enjoying and चलिए देखते हैं आगे फिर। सो गाइस, अभी हमने देखा था गेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स का काम क्या क्या होता है। तो माय डियर, 4 तरह के गेटिंग सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे टॉप गेटिंग सिस्टम। सेकेंड वन वी आर गोइंग टू सी इज बॉटम गेटिंग सिस्टम। थर्ड वन इज माय डियर, it is going to be parting line gating system, and my dear, fourth one is stepped gating system. तो माय डियर, एक एक करके ये चारों तरह के गेटिंग सिस्टम हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले हम शुरू करें एक एक करके इनको पढ़ना। एक छोटा सा डिफरेंस में टॉप और बॉटम गेटिंग सिस्टम का आपके सामने रख रहा हूँ। मेजर ये दोनों ही है, इन दोनों से ही मिलके फिर पार्टिंग लाइन बनता है। और स्टेप्ड में तो सिर्फ इतना सा कि नंबर ऑफ इनगेट ज्यादा हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़े साइज की कास्टिंग हो, जैसे लेथ बेड आपको अगर बनाना है तो उसके लिए हम स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो मेजर टॉप और बॉटम ही होते हैं, और टॉप और बॉटम के डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल डायग्राम बनाऊंगा। हमारी एनालिसिस भी बहुत सिंपल रहती है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द एक्चुअल डिजाइन, वी आर जस्ट गोइंग टू द सिंपल डिजाइन, ताकि जब आप सही में कास्टिंग पर कोई रिसर्च करो तो आपको जब सिंपल डिजाइन का आइडिया हो तो कॉम्प्लेक्सिटीज को आप इन्वॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। तो मैं सबसे पहले टॉप गेटिंग सिस्टम में एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने रख रहा हूँ। और ये डायग्राम, जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत ही सिंपल है, सिंपलिसिटी के साथ जस्ट ये बताने के लिए कि किस तरह की चीजें होती हैं। तो मैं टॉप गेटिंग सिस्टम के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा। और दिस इज बेसिकली द डायग्राम। टॉप गेटिंग सिस्टम का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऊपर से मोल्टन मेटल आ रहा है और इस तरीके से फिल होगा। और बॉटम गेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बॉटम गेटिंग सिस्टम का जो रफ डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहां से आएगा मोल्टन मेटल और फिर ऐसे भरेगा, लाइक दिस। तो मोल्टन मेटल विल फिल इन द कैविटी फ्रॉम हियर, दिस इज कैविटी, दिस इज कैविटी। यहां पर ऊपर से आ रहा है ऐसे, दिस इज कैविटी। तो जो यहाँ पे टॉप और बॉटम गेटिंग सिस्टम में मैं डिफरेंसेस आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से समझिए। ये बहुत ही सिंपल फिगर्स है, बस डिफरेंसेस बताने के लिए मैंने लिया। टॉप गेटिंग सिस्टम में माय डियर, ऊपर से मोल्टन मेटल आ रहा है तो नीचे से भरना शुरू होगा इस तरीके से। और यहां पर अगर हम देखें तो पहले मोल्टन मेटल ऐसे आएगा, नीचे वाली लेयर, और फिर आगे ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, इस तरीके से। तो माय डियर, दोनों के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है माय डियर, वो ये है। ऑब्वियस ये तो है कि टॉप गेटिंग सिस्टम में ऊपर से मोल्टन मेटल आ रहा है और यहाँ पर नीचे से मोल्टन मेटल की एंट्री हो रही है कैविटी के अंदर। इसके अलावा अगर जो मेजर डिफरेंस है उसमें सबसे पहली चीज है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो माय डियर, ऐसा कहा जाता है कि टॉप गेटिंग सिस्टम में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो फेवरेबल है। और फेवरेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि माय डियर सोचो, मोल्टन मेटल जब ऊपर से आ रहा है तो नीचे से भरना शुरू हुआ, करते 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 मान लो कुछ ऐसा हुआ कि इतनी लेयर सॉलिडिफाई हो गई। सो माय डियर, अगर इतनी लेयर सॉलिडिफाई हो भी गई तो ऊपर से आने वाले मोल्टन मेटल को की सेहत पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं, वो आराम से आता रहेगा, कैविटी को भरता रहेगा। तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर फेवरेबल। नाउ माय डियर, वी आर कमिंग टू दिस बॉटम गेटिंग सिस्टम। यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट फेवरेबल नहीं होती। अब सोचो यहाँ से मोल्टन मेटल नीचे से आया, भरना शुरू, और सोचो ये जो सबसे पहली लेयर दी है यहाँ पे आके सॉलिडिफाई हो जाती है।
तो क्या इसके आगे मोल्टन मेटल जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। सो माय डियर इसलिए बोलते हैं यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट फेवरेबल नहीं है, यहाँ पर फेवरेबल है, यहाँ फेवरेबल नहीं है। अब माय डियर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। टॉप गेटिंग सिस्टम में मोल्टन मेटल ऊपर से नीचे आ रहा है, और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो देयर आर चांसेस कि अपने बहुत सारे मोमेंटम के साथ आएगा, पॉलिंग मोमेंटम के साथ साथ वॉर्टेक्स फॉर्मेशन के भी चांसेस आपने देखा होगा। जब हलवाई वगैरह दूध वगैरह कई बार कर रहे होते थे ऊपर से बहुत जब करते हैं तो वो ऑब्वियसली पर्पस मल्टीपर्पज रहता है, तो ठंडा तो होता ही, साथ में झाग भी बन जाती है उससे। तो माइट ड्रॉस फॉर्मेशन के चांस रहेंगे ऊपर से नीचे मोल्टन मेटल जब ऐसे आएगा तो ड्रॉस फॉर्मेशन। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे बोला कि मोमेंटम के कारण देयर आर चांसेस ऑफ सैंड इरोजन आल्सो, और वॉर्टेक्स फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है टॉप गेटिंग सिस्टम की बात करें। यही चीज हम बॉटम गेटिंग सिस्टम में आते हैं, क्योंकि मोल्टन मेटल नीचे से ऊपर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो माय डियर ड्रॉस फॉर्मेशन के, सैंड इरोजन के कोई चांसेस बॉटम गेटिंग सिस्टम में नहीं होते। अब माय डियर अगर हम थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें, तो जब हम अभी कैलकुलेशंस करेंगे टॉप गेटिंग सिस्टम और बॉटम गेटिंग सिस्टम में कि कितना समय लगेगा मोल्टन मेटल को भरने में कैविटी के अंदर, तो सेम साइज ऑफ कैविटी की जब हम बात करें या फिर कुछ एक्सप्रेशंस को लेकर के हम बात करेंगे, जैसे हाइट ऑफ कैविटी, वो जो भी होगा वो हम देखेंगे। तो अभी के लिए जनरलाइज जो रिजल्ट आने वाले मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको दिखाऊंगा मैं, कि जो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी बाय टॉप गेटिंग सिस्टम होता है माय डियर, वो कम होता है, जबकि टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी बाय बॉटम गेटिंग सिस्टम ज्यादा होता है। तो टॉप गेटिंग सिस्टम कम समय लेता है, बॉटम गेटिंग सिस्टम ज्यादा समय लेता है। इवन माय डियर अगर मैं खास कंपैरिजन जो आपको लेके दिखाऊंगा हाइट्स की टर्म्स में, उसमें बॉटम गेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली 2 टाइम्स समय लेता है टॉप गेटिंग सिस्टम से। तो ये चीजें हम अभी मैथमेटिकली और बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हुए प्रूव भी करने जा रहे हैं, और बहुत डिटेल वर्जन देखने जा रहे हैं माय डियर, और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके बाद हम पहले टॉप गेटिंग सिस्टम के लिए टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी का कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद फिर हम टॉप गेटिंग सिस्टम के थ्रू ही बॉटम गेटिंग सिस्टम जो वाला काम करेंगे, बिल्कुल उसी टर्म्स में जाके, और फिर हम एस्पिरेशन इफेक्ट्स वगैरह और उनको अवॉइड करने के तरीके देखेंगे, फिर हम स्क्रू का डिजाइन पढ़ेंगे। इस तरीके से माय डियर चीजें आगे बढ़ेंगी। तो देखते हैं टॉप गेटिंग सिस्टम में कितना समय लगेगा कैविटी को फिल होने में। लेट अस सी।